सोशल साइंस क्लास 8 ज्योग्राफी। यहाँ हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ये हमारा सेकंड पार्ट है इस लेसन। दिस वीडियो कंटेन्स सॉयल, व्हाट इज सॉयल, सॉयल प्रोफाइल, फैक्टर्स ऑफ सॉयल फॉर्मेशन, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ, फ्लोरा एंड फौना, टाइम, सॉयल डिग्रेडेशन एंड सॉयल कंजर्वेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे मृदा। मृदा क्या है? मृदा परिच्छेदिका, मृदा निर्माण के कारक जिनमें 5 कारक आते हैं: जनक शैल, जलवायु, उच्चावच, वनस्पति और जीव जंतु और समय। इसके साथ ही हम देखेंगे सॉयल डिग्रेडेशन यानी मृदा निम्नीकरण एंड सॉयल कंजर्वेशन और मृदा संरक्षण। अभी हम भूमि संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। सॉयल, व्हाट इज सॉयल? मृदा क्या है? मिट्टी क्या है? सॉयल इज द लूज सरफेस मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। मृदा एक ढीली ढाला सतह पर पाया जाने वाला पदार्थ है जिसमें अजैव कण और जैव पदार्थ दोनों ही शामिल हैं। इट इज़ ए थिन लेयर ऑफ लूज मटेरियल दैट कवर्स द लैंड सरफेस। ये ढीले ढाले पदार्थों की एक पतली सी परत है जो कि भूमि की सतह को ढककर रखती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, डेड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, एयर एंड वाटर। यह है खनिजों का, मृत और सजीव जीवाश्मों का, हवा का और जल का एक मिश्रण है। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी भूमि की सतह को कवर करने वाली, आवृत करने वाली एक पतली सी परत है जिसमें ढीले ढाले कण पाए जाते हैं और ये कण, इनमें खनिज शामिल हैं, जीवित और मृत जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के अंश शामिल हैं, हवा और जल भी शामिल है। अब हम देखते हैं सॉयल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका, कि अगर हम किसी जगह पाई जाने वाली मिट्टी को वर्टिकली काटते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं, तो उसकी जो हमें बनावट दिखाई देती है उसे हम सॉयल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। जिसमें सबसे नीचे होती है बेड रॉक, जो एक जनक शैल है जिस चट्टान के ऊपर ये मृदा का निर्माण हुआ है। उसके ऊपर वेदर्ड रॉक फ्रैगमेंट्स, अपक्षित चट्टानी पदार्थ, चट्टानों का अपक्षय होने के बाद जो कण बनते हैं, टुकड़े बनते हैं, वो पाए जाते हैं। फिर सब सॉयल, उसके ऊपर उपमृदा पाई जाती है और सबसे ऊपर टॉप सॉयल एंड ह्यूमस, उसके ऊपर जीव जंतुओं के अंश और बारीक मिट्टी पाई जाती है। इस सॉयल प्रोफाइल को अब हम एक और तरीके से रखते हैं जिसको बच्चों को समझाने के लिए कार्टून वे में दिया गया है। सबसे नीचे पेरेंट रॉक, जिसे हम जनक शैल कहते हैं, उसके ऊपर वेदर्ड रॉक मटेरियल, उसके ऊपर चट्टानों के अपक्षय के कारण हुए टुकड़े वो पाए जाते हैं। उसके ऊपर सब सॉयल विद सैंड, सिल्ट और स्ले, उन चट्टानी टुकड़ों के ऊपर उपमृदा पाई जाती है जिसमें बालू के कण, चीका आदि पाई जाती है। और टॉप सॉयल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, और सबसे ऊपर ह्यूमस और जीव जंतु, वनस्पति आदि के अंश जिन्हें हम ह्यूमस कहते हैं वो पाए जाते हैं और वनस्पति का आवरण पाया जाता है। यहाँ पर एक टर्म आ रही है वेदर्ड रॉक मटेरियल, अपक्षित चट्टानी पदार्थ। अपक्षय क्या होता है? वेदरिंग क्या है? ये आप 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। वेदरिंग का मतलब होता है जब जलवायु के तत्वों के कारण कोई चट्टान अपने स्थान पर पड़ी हुई ही टूट फूट जाती है। तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि के प्रभाव से उस चट्टान में क्रैक्स पड़ जाते हैं, वो क्रैक बड़े होते जाते हैं। उन क्रैक्स में जीव जंतुओं के बिल बना लेते हैं, अपने पेड़ पौधों की जड़ें शामिल हो जाती हैं, तो वो कण और बड़े होते जाते हैं, क्रैक और बड़े जाते हैं और वो चट्टान टूट जाती है। तो अपने ही स्थान पर चट्टान का जलवायु तत्वों के कारण टूट जाना वेदरिंग या अपक्षय कहलाता है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण के कारक। अब मिट्टी का निर्माण किन किन कारकों से हुआ है, उसके लिए कौन कौन से परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। Here are 5 factors which are responsible for soil formation. यहाँ 5 कारक हैं जिनको हम पढ़ेंगे जो मृदा निर्माण करते हैं। पेरेंट रॉक, जनक शैल, क्लाइमेट जलवायु, रिलीफ भूमि उच्चावच, फ्लोरा एंड फौना पेड़ पौधे और जीव जंतु, एंड टाइम और समय। अब ये पांचों कारक हम डिटेल में पढ़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, देयर आर 5 मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। द फर्स्ट वन इज पेरेंट रॉक। सबसे पहला कारक जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है वो है जनक शैल। जैसे नाम से पता चल रहा है, जनक, जनक का मतलब होता है जिससे हमारा जन्म हुआ है। तो मृदा का निर्माण जिस चट्टान से, जिस शैल से हुआ है उसको हम पेरेंट रॉक कहते हैं। द बेसिस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज वेदर्ड रॉक। मृदा निर्माण का जो आधार है
वो अपक्षय हुई चट्टान है, ऐसी चट्टान जो जलवायु कारकों के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई है। उन छोटे छोटे टुकड़ों से ही मृदा का निर्माण होता है। द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी ऑफ सॉयल इज डिटरमिन्ड बाय द पेरेंट रॉक ऑफ द सॉयल। मिट्टी का रंग, मिट्टी की बनावट, उसकी रासायनिक विशेषताएं, उसमें पाए जाने वाले खनिज और मिट्टी की पारगम्यता, ये सब चीज़ें उस मिट्टी की जनक शैल पर निर्भर करती हैं। The second important factor which is responsible for soil formation is climate. Climate determines rate of weathering and nature of humus. In climate, temperature and rainfall are the most important elements. जलवायु मृदा निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जलवायु ही यह निर्धारित करता है कि चट्टानों का अपक्षय किस दर से होगा और उस स्थान का ह्यूमस किस प्रकार से होगा। जलवायु में दो मुख्य तत्व हैं, तापमान और वर्षा, जो अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो चट्टानों का अपक्षय होता है वो जलवायु के कारण ही होता है, और उसमें भी खासकर तापमान, जहाँ तापमान का वेरिएशन ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा है, दिन में तापमान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, रात में तापमान बहुत कम हो जाता है, ऐसे क्षेत्रों में चट्टानों में अपक्षय की दर बढ़ जाती है। इसी प्रकार से किसी स्थान की जलवायु के अनुसार ही वहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, और उन पेड़ पौधे या जीव जंतुओं का अंश ही ह्यूमस का निर्माण करता है। तो इसलिए जलवायु दो प्रकार से अपना योगदान देती है। एक तो वो वेदरिंग के रेट को डिसाइड करती है और वो ह्यूमस के नेचर को डिसाइड करती है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज रिलीफ। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है उच्चावच। रिलीफ मीन्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस ऑफ अर्थ सरफेस। उच्चावच से अभिप्राय है हमारा पृथ्वी की सरफेस का, पृथ्वी की सतह की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बनावट। क्षैतिज बनावट का मतलब पृथ्वी पर किस आकृति का कितना विस्तार है, और वर्टिकल में हम देखते हैं कि पृथ्वी की ऊंचाई, मतलब जो बहुत ज़्यादा ऊंचे स्थान हैं और जो ऊपर से नुकीले हैं जिन्हें हम पर्वत कहते हैं। ये तुमने 6th क्लास में ही पढ़ा है। नुकीले स्थान है लेकिन ऊंचाई थोड़ा कम है, जिन्हें हम पहाड़ियाँ कह देते हैं। ऊंचाई ज़्यादा है लेकिन ऊपर से समतल स्थान है, जिन्हें हम पठार कह देते हैं। तो इस तरह जो पृथ्वी के वर्टिकल डायमेंशन के अनुसार जो आकृतियाँ पाई जाती हैं वो भी मृदा निर्माण में अपना योगदान देती हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉयल इज़ डिसाइडेड बाय द रिलीफ फीचर। मृदा का जो एकत्रीकरण होगा, मिट्टी की परत की जो मोटाई होगी, वो उच्चावत के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे घाटियों में गहरे स्थानों पर मृदा की मोटाई ज़्यादा होती है, और जो पर्वतीय ढालों में, पहाड़ी ढालों में, वहाँ पर मिट्टी की मोटाई ज़्यादा नहीं हो पाती है। The fourth factor which is responsible for soil formation is flora and fauna. The nature of humus and rate of humus formation is decided by the flora and fauna of the area. किसी स्थान पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रकृति वहाँ पर ह्यूमस, मिट्टी में पाए जाने वाला जो ह्यूमस है उसकी प्रकृति को और उस ह्यूमस के बनने की दर को निर्धारित करती है। मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कितनी होगी और किस प्रकार का ह्यूमस होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि उस स्थान के जीव जंतु और पेड़ पौधे किस प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, वहाँ पर पेड़ पौधे की बहुत घनी वनस्पति की परत पाई जाती है, इसीलिए वहाँ पर मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। एंड द लास्ट फैक्टर इज टाइम। टाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज इट डिटरमाइंस द कंडीशन ऑफ वेदरिंग, रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन एंड थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है मृदा निर्माण में, क्योंकि समय ही यह निर्धारित करता है कि अपक्षय किस तरह से होगा, मतलब चट्टानों का टूटना फूटना कितने समय तक होता रहेगा, कब होगा, कितना समय लगेगा चट्टानों को बारीक होने में, ये सब समय के द्वारा ही होता है। रेट ऑफ ह्यूमन फॉर्मेशन, ह्यूमस फॉर्मेशन, ह्यूमस के निर्माण की गति क्या होगी, ह्यूमस के निर्माण की दर क्या होगी, ये भी समय पर निर्भर करता है। एंड थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, और मृदा परिच्छेदिका की मोटाई भी समय पर ही निर्भर करती है। तो समय इन तीन महत्वपूर्ण कारकों को निर्धारित करता है। ये अपक्षय की दर को निर्धारित करता है, ह्यूमस निर्माण की दर को निर्धारित करता है, और मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है। तो इस तरह से ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो मृदा का निर्माण करते हैं। फर्स्ट इज पेरेंट रॉक, जनक शैल, जिस चट्टान से मृदा का निर्माण होता है। सेकंड इज क्लाइमेट, जलवायु, जो वेदरिंग की दर को, अपक्षय की दर को और ह्यूमस फॉर्मेशन को और ह्यूमस के निर्माण को निर्धारित करती है। थर्ड इज रिलीफ, तीसरा है उच्चावच, भूमि का उच्चावच किस प्रकार का है उसी से मृदा की मोटाई निर्धारित होती है। फोर्थ इज फ्लोरा एंड फोना, चौथा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जंतु, क्योंकि उन्हीं से ह्यूमस की दर निर्धारित होती है और ह्यूमस की प्रकृति निर्धारित होती है। और पांचवा है टाइम या समय, क्योंकि मृदा निर्माण में समय लगता है, समय के अनुसार ही मिट्टी की विशेषताएं निर्धारित होती हैं।
सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा निम्नीकरण। सॉइल डिग्रेडेशन मीन्स डेप्लीशन इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द सॉइल। मृदा निम्नीकरण का अभिप्राय है कि मृदा की क्वांटिटी, उसकी मात्रा, एंड क्वालिटी, और उसकी गुणवत्ता, दोनों का डेप्लीशन हो जाना, दोनों में कमी आ जाना। मिट्टी की मात्रा में भी कमी आ जाना और मिट्टी की क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता में भी कमी आ जाना, उसको हम मृदा निम्नीकरण कहते हैं। अब मिट्टी की मात्रा में कमी आने का अभिप्राय है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, कि मिट्टी की उपजाऊ परत बह जाती है, हट जाती है, तो उसकी मात्रा में कमी आ गई। और मिट्टी की क्वालिटी में कमी आ जाना, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाने का मतलब है कि मिट्टी का उपजाऊपन धीरे धीरे कम हो जाना। अब इसके क्या क्या कारण हैं उनको हम पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा निम्नीकरण के कारण। फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, सबसे बड़ी समस्या है वृक्षों का विनाश। जैसे जैसे हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों की जड़ें हम जानते हैं कि मिट्टी को बांध कर रखती हैं, और पेड़ों का विनाश होने से, वृक्षों का, वनों का विनाश होने से मृदा अपरदन बढ़ गया है। सेकंड इज ओवर ग्रेजिंग, अति पशुचारण। जब हम एक खुले स्थान पर पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते हैं और वहाँ से वनस्पति की पूरी परत वो पशु हटा देते हैं, तो वो खुली मिट्टी अपरदन का ज़्यादा प्रभाव झेलती है और वहाँ पर अपरदन की मात्रा बढ़ जाती है। थर्ड इज ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। हम जानते हैं कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ज़्यादा फसल उगाना चाहते हैं, और ज़्यादा फसल प्राप्त करने के लिए हम खेतों में केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डालते हैं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक डालते हैं, और ये रासायनिक उर्वरक मिट्टी के उपजाऊपन को धीरे धीरे उस पर बुरा प्रभाव डालते हैं, उसको धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। एंड द लास्ट इज लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। ये एक नेचुरल फैक्टर है, प्राकृतिक कारण है, भूस्खलन और बाढ़। भूस्खलन के कारण भी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी की परतें हट जाती हैं और बाढ़ में बहुत सारी मिट्टी बह जाती है। नाउ सॉइल कंजर्वेशन, अब हम पढ़ेंगे मृदा संरक्षण। मृदा का विनाश किस तरह से हो रहा है, उसका नुकसान किस तरह से हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन या निम्नीकरण किस तरह से हो रहा है, वो हमने पढ़ लिया है। अब उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या तरीके अपनाकर मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, उनको हम देखते हैं। मेजर्स टू बी अडॉप्टेड फॉर सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण के लिए उपाय। अब एक एक उपाय को हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हमने केवल उनके नाम दिए हैं। मल्चिंग, कंटूर बैरियर्स, रॉक डैम्स, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कंटूर प्लोइंग, shelter beds, and to minimize the use of chemical fertilizers and pesticides. Now we will take the first one, mulching. यहाँ देखिए हमें तस्वीर में दिखाई दे रहा है फसल की जो परतें लगी हुई हैं, एक लेयर लगी हुई है पौधों की, और फिर जो दूसरी लेयर है पौधों की, उनके बीच में जो खाली जगह होती है, पौधों की दो लाइन के बीच में जो खाली जगह है, उसको हम किसी जैव पदार्थ से ढक देते हैं, जैसे यहाँ पर सूखी घास से ढका हुआ है। तो इस तरह से मिट्टी की किसी भी परत को खाली नहीं छोड़ा जाता, उसे ढककर रखा जाता है, और उसको ढककर रखने से मृदा अपरदन कम हो जाता है। मिट्टी का उपजाऊ, मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना कम हो जाता है, क्योंकि मिट्टी ढकी हुई है, और ढकी हुई मिट्टी में नमी बनी रहती है, जो मिट्टी की क्वालिटी को मेंटेन रखती है। सेकंड इज कंटूर बैरियर्स, समोच्च रेखीय अवरोध, अवरोधिकाएं। समोच्च अवरोधिकाएं हम पहाड़ी ढालों पर देखते हैं, जहाँ पहाड़ी ढालों पर भूस्खलन के कारण मिट्टी का बहना ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर समोच्च रेखाओं के सहारे सहारे हम छोटे छोटे डैम, छोटे छोटे बांध बना देते हैं, या मेड़ बनाकर अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, जिसे समोच्च रेखीय अवरोधिकाएं कहते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है हमें, ये एरो लगा हुआ है, तो ये एक छोटा सा अवरोध बना हुआ है, जो ऊपर से आकर बहने वाली मिट्टी को रोक लेता है। थर्ड इज रॉक डैम, ये भी पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है। यहाँ पहाड़ी ढालों पर चट्टानों के, लकड़ियों के, पत्थरों के छोटे से डैम बना दिए जाते हैं, बांध बना दिए जाते हैं, जो पहाड़ी ढालों पर होने वाले मृदा अपरदन को कम करते हैं। ऊपर से जो मिट्टी बहकर आती है, उस मिट्टी को ये डैम रोक लेते हैं। फिफ्थ इज टेरेस फार्मिंग, जिसे हम सीढ़ीदार कृषि या वेदिका कृषि कहते हैं। यहाँ हमें तस्वीर में दिख रहा है, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो पर्वतीय ढालों पर जहाँ कहीं थोड़ी सी प्लेन जगह मिलती है, या जहाँ ऐसी संभावना है कि उनको काट कर, ढाल को काट कर प्लेन जगह बनाई जा सकती है, तो वहाँ पर ऐसी क्यारियाँ या खेत बनाकर खेती कर ली जाती है, जिसे हम टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीदार कृषि या वेदिका कृषि कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग मतलब फसलों को मिला जुलाकर उगाना। यहाँ पर दिख रहा है हमें, एक लाइन में एक फसल लगी हुई है, और उसके साथ बराबर में कोई दूसरी फसल लगा दी गई है। तो दो अलग अलग टाइम पर उगाई जाने वाली फसलों को मिला जुलाकर लगाया जाता है, जिससे जब एक समय एक फसल काट ली जाती है, तो उस समय पूरा खेत खाली ना हो, क्योंकि खाली खेत में मृदा अपरदन ज़्यादा होता है, हवा के साथ मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, तो वहाँ पर उस समय दूसरी फसल रहती है, तो वो
मिट्टी को बांध कर रखती है, पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। तो इस तरह दो अलग अलग प्रकार की फसलों को मिला जुला कर उगाना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। कंटूर प्लोइंग, समोच्च रेखीय जुताई, ये भी एक तरह से सीढ़ीदार खेती की ही तरह है। यहाँ पर समोच्च रेखाओं के सहारे सहारे जो भी कोई प्लेन जगह होती है, उन प्लेन जगहों का प्रयोग करके वहाँ पर जुताई की जाती है और फिर वो कृषि की जाती है। तो मतलब यहाँ जुताई करना या खेती खेती करना समोच्च रेखाओं के अनुसार होता है, समोच्च रेखाओं के विपरीत नहीं है। जिस तरह से समोच्च रेखाएं बनी हुई हैं, मतलब समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं, उन्हीं के हिसाब से हम जुताई करते हैं। शेल्टर बेल्ट, रक्षक मेखला, जैसे हमें यहाँ दिख रहा है खेत के किनारे पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की एक लाइन है। तो ये लाइन जो पेड़ों की है, ये एक रक्षक के काम कर रही है। ये खासकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस तरह की पेड़ों की लाइन लगा दी जाती है, क्योंकि रेगिस्तान से आने वाली जो बालू है, वो बालू जब अच्छी मिट्टी के ऊपर अच्छी भूमि पर आती है, तो वो उस भूमि को भी मरुस्थल में बदल देती है। वो बालू में जो नमकीन तत्व लवण पाए जाते हैं, वो लवण उपजाऊ भूमि को भी खराब कर देते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर जब ये रक्षक मेखला वृक्षों की लगा दी जाती है, तो ये तेज़ी से बहकर आने वाली वायु को रोक देती है और ये रेत के कणों को खेत में गिरने से बचा लेती है। इस प्रकार ये मिट्टी के लिए रक्षक का काम करती है। टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, यहाँ हम देख रहे हैं खेतों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं। तो ये रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक हमें वर्तमान समय में तो बहुत अच्छे दिखते हैं, क्योंकि इनसे उपजाऊपन बढ़ जाता है, फसल ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग रन में देखते हैं, इसको हम सतत पोषणीय विकास की दृष्टि से देखते हैं, तो ये लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये भूमि का निम्नीकरण कर रहे हैं, मिट्टी के उपजाऊपन को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। तो हमें इनका यूज़ कम करना है। वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र वी शुड यूज़ द नेचुरल मैन्योर्स। हमें प्राकृतिक खाद का प्रयोग करना चाहिए, सो दैट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल में बी मेंटेन्ड। बस आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अब इसके आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स, उसको हम कल पढ़ेंगे।